हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ पर। और ओम्स लॉ एयरफोर्स और नेवी के जो टेक्निकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी का जो SSR है और NDA, उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट ओम्स लॉ पर बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सारे एस्पेक्ट्स पर कि ओम्स लॉ क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में इसका कैसे हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, करंट जब फ्लो करेंगे तो करंट के फ्लो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप सभी लोगों को पता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल या विभवांतर होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए या दोनों के बीच में विभव का अंतर, जिसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर। तभी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर आवेश यानी चार्ज का फ्लो होगा। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ऐसा होना ही चाहिए। अगर दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर ना हो तो उस केस में दोनों बिंदुओं के बीच में आवेश या चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ओम्स लॉ इसी चीज को बताता है कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के एक रिलेशन या संबंध को बताता है। तो ओम्स लॉ ये कहता है, अपने स्टेटमेंट में ये कहता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था का मतलब जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इन सब में कोई बदलाव ना हो, मतलब जो लेंथ है, लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, एरिया क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ताप उसका टेम्परेचर वही है, प्रेशर वही है, फिजिकल कंडीशन अगर सेम है यानी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा, जो चालक है, जो कंडक्टर है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जो करंट फ्लो कर रहा है, वो चालक के दोनों बिंदुओं के बीच लगाए गए विभव के अंतर यानी विभवांतर के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल लॉ है कि जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के। मतलब इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन सेम, फिजिकल कंडीशन से मतलब है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन सेम देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference applied between two end points of the conductor। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई फॉर्मूलेशन में ये कंडक्टर है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही, करंट का अमाउंट I है और दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, विभव का अंतर है, V है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V किसके समानुपाती होगा, I, अगर फिजिकल कंडीशन या भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो। अगर बदलाव होगा तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं होगा, इस लॉ का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्म है, वो बदल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि V अपॉन I बराबर कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। तो V अपॉन I का जो रेशियो है वो नियत रहेगा। अगर हम कहने का मतलब है, अगर हमने V डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगी, डबल। V हाफ कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी जिस रेशियो में, जिस अनुपात में हम पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, उसी रेशियो, उसी अनुपात में क्या होगा, करंट या विद्युत धारा में भी क्या होगा, बदलाव होगा। सिंपल लॉ है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर हम V और I के बीच का ग्राफ खींचें, ये हमारा V हो गया, ये I हो गया, तो ये ग्राफ जो है ये क्या आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, V और I के बीच का जो ग्राफ खींचेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो इस कांस्टेंट के बराबर होगी। इस कांस्टेंट को जो नाम दिया गया इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। ये जो स्लोप है, जो ढाल है, ये किसके बराबर होगी, कैपिटल R। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो ये हो गया कि V अपॉन I इक्वल टू R, यानी V अपॉन I कांस्टेंट या V अपॉन I इक्वल टू R, प्रोवाइडेड ये स्लोप क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, अगर फिजिकल कंडीशन यानी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर इसको मैथमेटिकली समझे तो यहाँ से ये हो जाएगा V इक्वल टू I R। अब रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल के लिए ये होगी।
अगर उसमें हम करंट फ्लो करेंगे। अब रेजिस्टेंस के बेसिस पर सभी लोग जानते हैं कि हम 3 तरीके से मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक वो जिनका बिल्कुल नहीं है, और एक वो जो बीच के हैं। जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर या कुचालक। तो ऐसे मटेरियल में क्या होगा, करंट का फ्लो करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है कि रुकावट। अगर हम हिंदी में बात करें या मोटे शब्दों में बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। तो ऐसे मटेरियल जिसमें कि रुकावट ज़्यादा हो रही है करंट के फ्लो को करने में, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर या कुचालक। दूसरे तरह के मटेरियल ये हो गए कि जिनमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है, तो उस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर या चालक बोलते हैं। और तीसरे टाइप के मटेरियल वो हो गए जो इन दोनों के बीच में है, जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर या अर्धचालक। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के लिए भी है, सेमी कंडक्टर के लिए भी है और इंसुलेटर के लिए भी ये है। ठीक है, इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू बहुत लो होती है। आइडियल कंडक्टर, आदर्श चालक वो होता है जिसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0, और आइडियल सेमी कंडक्टर, आइडियल इंसुलेटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब ये आइडियल का मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली 0 नहीं होता है। और सिल्वर जो है मोस्ट नोन कंडक्टर में सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अभी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस लंबाई पर भी निर्भर करता है, लेंथ पर भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी निर्भर करता है, और टेम्परेचर पे यानी ताप पर भी निर्भर करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बदलाव होगा प्रतिरोध में, लंबाई बढ़ाने पर या कम करने पर भी बदलाव करने पर भी आपका चेंज होगा प्रतिरोध, और एरिया या क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने पर भी आपका रेजिस्टेंस में चेंज होगा। अब ये जो चेंज है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। अब इन तीनों को अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है R बराबर रो एल, R बराबर रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला रिलेट करता है लेंथ और एरिया को, ठीक है, रो एल बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर रो एक वर्ड आया जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या रेसिस्टिविटी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये पदार्थ यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि लेंथ पर ये डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर या ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, टेम्परेचर कम करने या बढ़ाने से इसकी वैल्यू में चेंज आएगा, बाकी लेंथ एरिया इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लंबाई और एरिया दोनों के बदलाव से बदलेगा। अब बात करते हैं कंडक्टर या चालक की। तो चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें तो ताप के बढ़ाने से बढ़ती है और ताप के कम करने से कम हो जाती है। चालक के केस में, कंडक्टर के केस में, व्हाइल टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज। लेकिन यही चीज़ अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर के लिए, तो सेमी कंडक्टर के लिए इसका यानी अर्धचालकों के लिए बिहेवियर उल्टा होता है। सेमी कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बजाय बढ़ने के घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर के कम होने से कम होने के बजाय बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट प्रॉपर्टी है सेमी कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में। ठीक है, कंडक्टर में एक लीनियर रिलेशन है, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। सेमी कंडक्टर में जस्ट अपोजिट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के कम करने से कम होता है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई अगर कुछ मटेरियल हमने लिए, हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें प्रतिरोध कम होते होते यानी रेजिस्टेंस कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएँ और एक समय ऐसा आएगा कि प्रतिरोध क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब जो मटेरियल है वो बजाय कंडक्टर के क्या कहलाया जाएगा, सुपर कंडक्टर, यानी कि अति चालक। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं सुपर कंडक्टर, यानी कि अति चालक। और इस गुण या
प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता। तो पदार्थों का वो गुण जहाँ पर, यानी चालकों का वो गुण जहाँ पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और अब ये चालक क्या बन जाएगा, अति चालक। मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि टेम्परेचर के कम करने से उनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। और इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप। ठीक है। अब जितने भी नॉन मटेरियल है हमारे पास, जितने भी नॉन कंडक्टर हैं, अभी तक ऐसा कोई नॉन कंडक्टर नहीं है कि जिनका रूम टेम्परेचर पर या जो एटमॉस्फेयर में जो हम लोग बात करते हैं उस टेम्परेचर पर क्या हो, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो एक जगह से दूसरी जगह करंट को ले जाने में हमारी ऊर्जा या एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ी एनर्जी की सेविंग होगी। लेकिन अभी तक जितने भी सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर खोजे गए हैं वो लेबोरेटरीज में ही बहुत बिलो टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर ये प्रॉपर्टी या ये गुण क्या करते हैं, शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिकली अभी हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं या अति चालक क्या होते हैं। फिर ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं कि ओम्स लॉ का वैलिडेशन क्या है, ये ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होगा। तो देखिए भाई, ओम्स लॉ सिर्फ कुछ कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है, हर कंडक्टर ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मतलब कि अगर कंडक्टर में करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट में भी चेंज आएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो चेंज है अगर ये लीनियर है, ये जो ग्राफ है अगर लीनियर है, तो ऐसे कंडक्टर, तो उसका मतलब वो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक बोलते हैं। तो जो लोग फॉलो करेंगे उसको ओमिक कंडक्टर, जो नहीं फॉलो करेंगे नॉन ओमिक, यानी कि अनओमीय प्रतिरोध और ओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध वो हो गए जो ओम के नियम का पालन करेंगे, यानी जिनका V और I ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगी, वो क्या होगी, नियत होगी। ठीक है। और अनोमी हो गए कि जिसकी स्लोप या ढाल क्या होगी, नियत या नहीं होगी। तो आई होप आपको ये ओम्स लॉ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अतिचालक, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पता चल गया होगा, फॉर्मूलेशन हमको पता चल गया, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा ये पता चल गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता क्या है ये आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।